दोस्तों, लीजिए मैं फिर आ चुका हूँ एक बार अपना नया वीडियो लेके, जो कि है बौद्ध धर्म का भाग 2। और इस बार मैंने ये वीडियो प्रश्नों के रूप में न बनाकर सीधे बौद्ध संगतियों के बारे में चर्चित विस्तृत जानकारी आपको दे दिया है, क्योंकि इन चारों बौद्ध संगतियों से ये देखा जाता है कि परीक्षाओं में बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। इन चारों बौद्ध संगतियों से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पिछले कई परीक्षाओं में इन चारों संगतियों में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आइए देखते हैं ये चारों संगतियाँ कौन कौन सी थी और कहाँ कहाँ इनका आयोजन हुआ था। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि मेरे नए नए वीडियो आपको आसानी से प्राप्त होते रहे। आइए देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में हुआ था, और यह आयोजन महात्मा बुद्ध की मृत्यु के ठीक 2 महीने बाद इसका आयोजन हुआ था। यानी कि यह लगभग महात्मा बुद्ध के मृत्यु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन स्थान राजगृह था, जो कि बिहार राज्य में है। राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में इसका आयोजन हुआ था। और इसके आयोजन के समय मगध का शासन अजातशत्रु, जो कि हर्यक वंश का राजा था, उसका शासन था। और अध्यक्ष, इस संगति के अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो अजातशत्रु के बारे में आप लोग जान लीजिए कि वह हर्यक वंश से संबंधित था। तो हर्यक वंश मगध का प्रथम शासन वंश था, यानी कि शासक वंश। ये पूछा जाए कि मगध में सर्वप्रथम किस शासक वंश की स्थापना हुई, तो हर्यक वंश। और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था। एक बात और परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि हर्यक वंश को पितुहंता, यानी कि पिताओं की हत्या करने वाला वंश भी जाना जाता है, क्योंकि इसके राजाओं ने राजगद्दी के लिए अपने ही पिता की हत्या की। जैसे कि बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने की थी, और अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयनि ने की थी। और उदयन ने ही गंगा और सोन नदियों के डेल्टा पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है प्रश्नों में। और हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, जिसको कि उदयन ने ही फिर पाटलिपुत्र में लाके स्थापित किया था। आइए इसकी मुख्य उपलब्धि देखते हैं, क्या क्या उपलब्धियां रही हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर उन्हें सुक्त पिटक, जो कि धर्म सिद्धांत है, और विनय पिटक, सुक्त पिटक जो कि धर्म सिद्धांत है, और विनय पिटक जो कि आचार नियम है, इन 2 पिटकों में इसका विभाजन हुआ था। और जिसमें आनंद को सुक्त यानी धर्म का, और उपालि को विनय यानी विनय का प्रतीक माना गया था। चलिए दूसरी बौद्ध संगति के बारे में जानते हैं। जो द्वितीय बौद्ध संगति थी, उसका आयोजन 383 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि बौद्ध की मृत्यु के 100 वर्षों के बाद इसका आयोजन हुआ था। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? चल्लबग वैशाली में, जो कि बिहार में है। यानी कि बिहार में ही दूसरी बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ था। और उस समय शासन था वहाँ का कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश का शासक था। और अध्यक्ष थे शब्दकामी। और चूँकि कालाशोक का जिक्र आया है, कालाशोक शिशुनाग वंश का राजा था, और हर्यक वंश के बाद मगध पर शिशुनाग वंश का शासन था, और इसकी स्थापना शिशुनाग ने की थी। उपलब्धियां देख लेते हैं क्या क्या थी। इसकी मुख्य उपलब्धि क्या थी कि पूर्वी भिक्षुओं यानी कि वज्जीपुत्र और पश्चिमी भिक्षुओं के मध्य विनय संबंधी मतभेद होने के कारण जो इन लोग का भिक्षु संघ था, वह 2 संप्रदायों में बंट गया। पहला संप्रदाय था स्थविर या थेरावादी, और दूसरा संप्रदाय था महासांघिक या सर्वास्तिवादी।
और इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति में। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन कब हुआ था, तो हमारा उत्तर होगा द्वितीय बौद्ध संगति में। यानी कि प्रथम विभाजन कब हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति में। अब आइए थेरावादी और महासांघिकों के बारे में भी देख लेते हैं। थेरावादी, तो जो थेरावादी थे यह महाकच्छयायन के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था और ये थेरावादी ने विनय के परंपरागत रूप में आस्था रखी और इसमें कोई परिवर्तन करने से इनकार कर दिया, यानी कि ये रूढ़िवादी थे। जबकि महासांघिक महाकश्यप के नेतृत्व में, इनका नेतृत्व किसने किया था? महाकश्यप ने। ये पूर्वी भिक्षुओं या वज्जीपुत्र का संघ था और महासांघिकों ने परिवर्तन के साथ विनय के नियम को स्वीकार किया, यानी इनका मत था कि समय के साथ परिवर्तन जरूरी है, इसलिए इसको प्रगतिवादी भी कहते हैं। चलिए तृतीय बौद्ध संगति के बारे में देखते हैं। जो तृतीय बौद्ध संगति था इसका आयोजन 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और अगर पूछा जाए कि बुद्ध की मृत्यु के कितने वर्षों के बाद तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, तो 233 वर्षों के पश्चात बुद्ध की मृत्यु के। स्थान, इसका स्थान पाटलिपुत्र था। पाटलिपुत्र के अशोकाराम विहार में इसका आयोजन हुआ था। और शासन किसका था? अशोक महान, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। अशोक महान का शासन था जो कि मौर्य वंश से संबंधित थे। और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य। अध्यक्ष कौन से? मोगलीपुत्र तिस्य या उपगुप्त। और इसकी उपलब्धियां देख लेते हैं। इसकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थे कि इस संगति में, यानी तीसरी संगति में, तीसरा पिटक जो कि अभिधम्म पिटक है। जैसा कि पता है कि 3 पिटक हैं, त्रिपिटक कहा जाता है, जिसमें सुक्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो तीसरा पिटक था अभिधम्म पिटक, उसको इस बौद्ध धर्म में जोड़ा गया था तृतीय बौद्ध संगति में। और ये जो अभिधम्म पिटक है इसमें बुद्ध धर्म के दार्शनिक व्याख्या करता है। यह बुद्ध धर्म की क्या करता है? दार्शनिक व्याख्या करता है। दूसरा क्या था कि संघ भेद को रोकने के लिए कठोर नियमों का निर्माण किया गया। तृतीय बौद्ध संगति में कठोर नियमों का निर्माण किस लिए किया गया था? क्योंकि जो संघ भेद है उसको रोकने के लिए। और बौद्ध साहित्य का प्रमाणीकरण किया गया इसी तृतीय बौद्ध संगति में। और जो तृतीय बौद्ध संगति थी इसमें स्थविर या थेरावादियों का ही बोलबाला था। किसका बोलबाला था? स्थविर या थेरावादियों का। अगर प्रश्न पूछता है कि किस बौद्ध संगति में थेरावादियों या स्थविर का बोलबाला था, तो उत्तर हमारा होगा तृतीय बौद्ध संगति में। अगला और आखिरी बौद्ध संगति देखते हैं, चतुर्थ बौद्ध संगति, जो कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में इसका आयोजन हुआ था। और इसका आयोजन स्थान कुंडलवन, जो कि कश्मीर में स्थित है, में हुआ था। और शासक जो था, शासन था कनिष्क, जो कि कुषाण वंश का शासक था। उसके शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और अध्यक्ष इसके वासुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कि जैसा पता है कि शासन कनिष्क था, तो कनिष्क को हम लोग द्वितीय अशोक के नाम से भी जानते हैं। और कनिष्क के समय में ही महात्मा बुद्ध
की मूर्ति का प्रथम बार निर्माण कब हुआ? कनिष्क के शासनकाल में मथुरा शैली में। अगर पूछा जाए कि महात्मा बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी है, तो उत्तर होगा हमारा मथुरा शैली। और कनिष्क के शासनकाल में 2 कलाओं का जन्म हुआ, पहला मथुरा कला और दूसरा गांधार कला। और जो अश्वघोष हैं हमारे, इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है, जो कि संस्कृत भाषा का महाकाव्य है। बौद्धों का बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? अश्वघोष ने, जो कि उपाध्यक्ष थे, चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की है। अब इसकी उपलब्धियों को देखते हैं हम लोग। चतुर्थ बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से 2 संप्रदाय हीनयान और महायान में बट गया, इसमें बौद्ध ग्रंथ के कठिन अंशों पर विभाषा शास्त्र नामक टीकाओं का संकलन हुआ। इसमें महासांघिकों का बोलबाला था, यानी चतुर्थ में महासांघिकों का बोलबाला था। और बौद्धों ने इसी समय अपनी भाषा के रूप में संस्कृत को अपना लिया। इसके पहले बौद्धों की भाषा क्या थी? पाली थी, लेकिन अब चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद इनकी भाषा संस्कृत हो गई। अब आइए देखते हैं कि हीनयान और महायान के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। हीनयान स्थिविरवादी या थेरावादी का ही एक परिवर्तित रूप है और इसको निम्न मार्गी भी कहते हैं। यह व्यक्तिवादी धर्म है और इसमें बुद्ध को महापुरुष माना गया है, न कि देवता। और हीनयान में मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है और मांस खाना भी इसमें वर्जित है। इसके अलावा जो हीनयान के ग्रंथ है वो पाली भाषा में है और हीनयान मुख्यतः दक्षिण भारत में, श्रीलंका में और बर्मा में प्रचलित है। और इसका आदर्श है अहर्त, जिसका मतलब होता है निर्वाण की प्राप्ति होना। महायान जो महायान है दोस्तों, ये महासांघिकों का ही परिवर्तित रूप है। इसको उत्कृष्ट मार्ग भी कहते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के प्राचीन आदर्शों के साथ परिवर्तन को भी स्वीकार किया गया है। इसमें बुद्ध को देवता माना गया है और यह मूर्ति पूजक भी है, यानी बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा करता है। और इसमें मांस खाना वर्जित नहीं है। पहली बौद्ध मूर्ति या बुद्ध की मूर्ति का निर्माण प्रथम शताब्दी में मथुरा शैली में हुआ था। महायान का आदर्श है बोधिसत्व, जो कि ऐसी मान्यता है कि बोधिसत्व उनको कहता है जो निर्वाण प्राप्त कर चुके हों और दूसरे लोगों के निर्वाण प्राप्त में सहायता करते हों। इनके 4 तीर्थ हैं। किसके? महायान के। लुम्बिनी, गया, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। और इसका प्रसार उत्तर भारत, चीन, तिब्बत, जापान और कोरिया में हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों ये चारों बौद्ध संगतियों के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया। अब आइए देखते हैं कि इससे किस किस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। अगर बात की जाए प्रथम बौद्ध संगति से, तो यह कहाँ हुई, कब हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, किसके शासन में हुई, सुक्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किस संगति में हुआ और सुक्त और विनय पिटक किसके प्रतीक हैं। तो 5-6 क्वेश्चन आपके खाली प्रथम बौद्ध संगति से ही बन रहे हैं। दूसरे में देखिए द्वितीय बौद्ध संगति से भी कहाँ हुई, कब हुई, किसके शासन में हुई, किसकी अध्यक्षता में हुई, बौद्ध धर्म में प्रथम विभाजन कब हुआ था, थेरावादियों का नेतृत्व किसने किया था, महासांघिकों का नेतृत्व किसने किया था और बौद्ध धर्म में थेरावादी और महासांघिकों में विभाजन का कारण क्या था। तीसरी बौद्ध संगति से
कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके शासन में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, कौन सा पिटक जोड़ा गया, अभिधम्म पिटक कब जोड़ा गया, किस संगति में संघ विरोध को रोकने हेतु कठोर नियम बनाए गए, थेरावादियों का बोलबाला किस बौद्ध संगति में था, इस प्रकार के। और चतुर्थ को अगर देखा जाए तो वही प्रश्न, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसका शासन में हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसकी चतुर्थ बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष कौन था, महायान कौन था, हीनयान कौन थे, बौद्ध धर्म कब स्पष्ट रूप से दो भागों में बट गया, महासांघिकों का बोलबाला किस संगति में था, बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को कब स्वीकार किया, अश्वघोष कौन था, इत्यादि। इस प्रकार देखा जाए तो कुल 25 से 30 क्वेश्चन आपके इन चारों बौद्ध संगतियों में से बनते हैं। और अगर आप इन चारों बौद्ध संगतियों को अच्छे से देख लीजिए तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो की अगली सीरीज लेके मैं जल्द ही आपके सामने आऊँगा। नमस्कार।